बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9वीं क्लास मैथ उर्दू मीडियम इसकी मश्क 3.2 हमने मुकम्मल कर ली थी। यूनिट है हमारा 3 जिसका नाम है सेट और तफ़ाल। तो आज जब हम मश्क 3.3 को हल करेंगे, उसको हल करने से पहले एक थोड़ा सा जो है वो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सनाई रब्त क्या होता है। बेसिकली सनाई रब्त जो है हमारे पास, जैसे हम पहले सेटों के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछली दोनों मश्कों में मैंने बहुत डिटेल के साथ बात की सेटों की। तो कोई भी दो सेट अगर आप लेते हैं और उन दो सेटों के दरमियान आप एक ताल्लुक़ बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो सनाई रब्त है या वो बाइनरी रिलेशन है। तो बाइनरी रिलेशन कहेंगे या आप उसको सनाई रब्त कहेंगे, दो सेटों के दरमियान ताल्लुक़ को। तो उसी को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो बताया गया है, उसकी कुछ मिसालें दी गई हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पर उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि आप इसका जो है वो कारतीसी हासिल ज़रब जो है वो कैसे मालूम करेंगे। तो कारतीसी हासिल ज़रब जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमें दे दिया गया है, लेकिन हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सवाल है उसमें कारतीसी हासिल ज़रब नहीं कहा गया, बल्कि कारतीसी हासिल ज़रब जो किया होता है उससे हमने वापस जो है डोमेन रेंज लिखनी है। तो डोमेन रेंज एक थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ है, कारतीसी हासिल ज़रब एक मुख्तलिफ चीज़ है। खैर, ये उसके बारे में कुछ बताया गया है कि उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। ये डोमेन की आप तारीफ़ कर लेंगे तमाम मुतरत्तिब जोड़ों के पहले अरकान का सेट जो कि सनाई रब्त बनाता है, इस सेट का डोमेन कहलाता है। और तमाम मुतरत्तिब जोड़ों के दूसरे अरकान का सेट जो कि सनाई रब्त बनाता है, उसको सेट की रेंज कहा जाता है। तो ये आप तारीफ़ इसकी कर लेंगे। और अगर आपने कारतीसी हासिल ज़रब को देखना है तो उसकी ये तारीफ़ है कि कारतीसी हासिल ज़रब ए क्रॉस बी का हर तहती सेट सनाई रब्त या सिर्फ रब्त कहलाता है। ये रब्त की आ गई और ये ऊपर सनाई रब्त की होगी। अगर ए और बी दो खाली सेट हों तो इनका कारतीसी हासिल ज़रब एक ऐसा सेट होता है जो तमाम मुतरत्तिब जोड़ों एक्स वाई पर मुश्तमिल होता है। तो ये इसकी तारीफ़ आ जाएगी कारतीसी हासिल ज़रब की। तारीफ़ के लिहाज से आप इनको कर लेंगे। बाकी इससे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा तब भी आपको जो है इसकी समझ नहीं आएगी कि ये क्या होता है। तो जब हम इसके सवालात को हल करेंगे तभी इसको आप समझ पाएंगे। तो इसके जो एक ही सवाल है, सवाल नंबर 1, तो उसको हम हल करते हैं और ये जो है कारतीसी हासिल ज़रब और सनाई रब्त और ये डोमेन रेंज आपको उसी से ही समझ आ जाएगी। बाकी उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारे पास तफ़ाल। तफ़ाल कहते हैं फ़ंक्शन को। फ़ंक्शन को आप फ़ंक्शन क्या होता है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स, इसको फ़ंक्शन कहा जाता है। या आप इसको वाई भी लिखते हैं, वाई कहते हैं, या एफ ऑफ एक्स कहते हैं, या आप इसको फ़ंक्शन कहते हैं, या आप इसको उर्दू में तफ़ाल कहते हैं। तो वैसे तो फ़ंक्शन की तारीफ़ ये है, लेकिन वाई को भी फ़ंक्शन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़ंक्शन आप कहेंगे या इसको तफ़ाल कहेंगे। इसके ऊपर भी आपका दूसरा सवाल जो है वो है और ये जो है आपको बहुत तफसील के साथ समझना होगा। तो जब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि तफ़ाल क्या होता है और इसकी कौन कौन सी इक़साम है और इसको जो है वो हमने कैसे जो है वो याद करना है और कैसे समझना है। तो अभी जो है वो हम अपनी मश्क शुरू करते हैं और इसके सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। तो ये है जी हमारे पास मश्क 3.3, इसमें हमारे पास सवाल नंबर 1 है। ए दिया हुआ है हमें सेट 1 2 3 4, तो एक सेट है, इसके लिए दर्ज झेल रब्त ए में मालूम करें। तो रब्त ए में जो है इसको मालूम करना है और हर रब्त की डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो रब्त की डोमेन और रेंज भी इसके साथ साथ मालूम करनी है और इसके बाद एक ग्राफ होता है वो भी हम साथ साथ जो है वो बनाते जाएंगे। इसको एक्स वाई प्लेन पर हम शो करवाते जाएंगे ताकि जो है अगर इसमें साथ ये भी लिखा जाएगा और ग्राफ भी बनाए तो उसके लिए आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये साथ जो है मैं आपको समझाते जाऊँगा। सबसे पहले जो चीज़ हमें कही गई वो ये है कि दर्ज झेल रब्त ए में मालूम करें। तो रब्त ए में मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी रब्त ए। जुज़ नंबर 1 है इसका एक्स वाई, वाई जो है वो बराबर होगा एक्स के। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है ए जो सेट दिया गया 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई, एक्स जो है वो भी 1 2 3 या 4 होना चाहिए, वाई भी 1 2 3 या 4 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कीमत यहाँ पर नहीं आ सकती रब्त ए में। अगर आप कोई और जो है वो लेंगे, अगर आप यहाँ पर अगर फर्ज करें आपके पास एक सेट बी होता जो आपके पास 10 तक होता, तो फिर रब्त बी में अगर आप लेंगे तो आप 10 तक ले सकते हैं। तो जो रब्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस सेट का, उस सेट से बड़ी या छोटी या कोई भी उस सेट से बाहर वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सो रब्त मालूम करने के लिए इस तरह से दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जैसे ये छोटी ब्रैकेट लगी हुई है ना एक्स वाई की, इसी तरह से आपने एक छोटी ब्रैकेट लगानी है। उसकी पहली कीमत हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो क्या है जी, एक्स हमेशा आपने फंक्शन जो है आपके पास, इसको कहा जाता है फंक्शन या तफ़ाल आप कहेंगे। तो आपके पास जो फंक्शन है उसमें आपने एक्स की कीमत पुट करनी है, वाई की आपके पास आंसर आएगा। एक्स की कीमत यहाँ पर दर्ज करनी, जैसे अब एक्स यहाँ पर मैं दर्ज करता हूँ 1, एक्स की जगह 1 दर्ज करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 कि मैंने एक्स में 1 लिखा, तो जवाब क्या आया वाई का
1। इसी तरह से जब मैं x की कीमत अब 2 रखूँगा, क्योंकि यहाँ से देखनी कीमत, पहले 1 रखी अब 2 रखेंगे, x की कीमत मैंने रखी 2। अब जवाब क्या आया, x की कीमत 2 रखने से y बराबर आ गया 2। इसी तरह से x की कीमत रखेंगे 3 तो y का जवाब आ गया 3। x की कीमत रखेंगे 4 तो y का जवाब क्या आएगा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है 4 ही आएगा। तो ये जो है ये इसका जवाब है। बस ये इतना सा काम था जो हमें कहा गया था कि a बराबर 1 2 3 4 के लिए दर्ज झेल रब्त a में मालूम करें। तो ये हमने मालूम कर दिया। उसके बाद हमें कहा गया है कि हर रब्त की डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो डोमेन क्या होती है, जितने भी आपके पास रब्त बने हैं, यानी कि ये इनको रब्त कहा जाता है, ये जो आपके पास बने हुए हैं, तो इसमें जो है जो पहला हिस्सा होता है वो आपके पास x कहलाता है और x हमेशा डोमेन होता है। पहला हिस्सा x कहेंगे, यहाँ आप पहले हिस्से को डोमेन कहेंगे, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपके पास y होता है, यहाँ आप उसको जो है वो रेंज कहते हैं। तो पहला हिस्सा x या रेंज, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा डोमेन, और दूसरा हिस्सा y कहेंगे, यहाँ आप उसको रेंज कहेंगे। तो अब x y को अगर आप छोड़ दें तो पहले डोमेन फिर रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लिखेंगे डोमेन, किसकी डोमेन हम लिख रहे हैं, ए की डोमेन लिखेंगे। क्या डोमेन आएगी, ए की हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। डोमेन का लिखने का, डोमेन रेंज लिखने का असूल होता है कि आपने देखना है कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। चाहे एक लफ्ज़ जो है वो 10 बार भी इस्तेमाल हुआ हो, आपने उसको एक बार ही लिखना है और हमेशा तरतीब के साथ लिखना है। सबसे पहले छोटा हिस्सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अभी हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है हमारे पास, सबसे छोटी 1, तो 1 लिखेंगे। उससे बड़ी डोमेन क्या है हमारे पास, ये 2, डोमेन पहला हिस्सा होता है, 2 आ गया। उससे बड़ी डोमेन ये 3 है, और उससे बड़ी डोमेन ये 4 आ जाएगी। इसी तरह से ए की रेंज की अगर हम बात करें तो ए की रेंज जो है वो हमारे पास सबसे छोटी रेंज 1, उसके बाद आ जाएगी ये 2, उसके बाद यहाँ से 3, और फिर यहाँ से आ जाएगा 4। तो अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, दोबारा बाद में आके फिर हम ये सारे ग्राफ जो हैं वो बना लेंगे। उसके बाद आते हैं जी हम जुज़ नंबर 2 पे। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, y जमा x जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 5 के। तो अब हमें शर्त दे दी गई है कि y जमा x जो है वो क्या होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। सो ए रब्त जो है वो हमने मालूम करना है। तो ए रब्त में सबसे पहले हमने दर्ज क्या करना होता है, x, जवाब क्या आता है y का। इसमें क्या है कि y जमा है, यानी कि x जमा y दिया गया है या y जमा x दिया गया है। अब जमा कहा गया तो अब दोनों ही दर्ज करने पड़ेंगे। जैसे 5 कहाँ पर बनता है, इसी सेट में हमने देखना है कि 5 कहाँ पर बनता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ x 1 रख लेता हूँ, y 2 रख लेता हूँ, तो 1 जमा 2 कितना होगा 3, तो 5 तो नहीं बना। तो हमें कहा क्या गया है कि 5 होना चाहिए। सो 5 किस किस हालत में बन सकता है, अगर मैं x की कीमत रखूँ 1, y की कीमत रखूँ 4, तो ये मैंने x की कीमत रखी 1 और y की कीमत मैंने यहाँ पर रख दी 4। तो ये जो अब हमारे पास जवाब आएगा x 1 y 4, तो 4 जमा 1 5, ठीक है, एक तो ये बन गया। इसी तरह से अगर मैं रखता हूँ x 2 और y 3, तो ये मैंने रखा x 2 और y 3, तो 3 y और x कितना है 2, तो 3 जमा 2 5, ठीक है। इस तरह से अब हम उलट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम x जो है वो हम रख लेते हैं 3, y रख लेते हैं 2, तो x 3 y 2, तो ये भी 5 होता है। इसी तरह से अब x जो है वो हम रख लेते हैं 4 और y रख लेते हैं 1, तो ये भी 5 हो गया। इसके अलावा किसी भी तरह 5 नहीं बनता। यही थे जिनसे हम 5 बना सकते थे, x 1 y 4, फिर x 2 y 3, फिर x 3 y 2, फिर x 4 y 1। तो इन चारों को अगर आप जमा करके देखेंगे तो आपके पास जवाब जो है वो 5 आएगा। यही हमारे पास शर्त थी सवाल की, तो वो हमने पूरी कर दी है। तो ये तो आगे हमारे पास रब्त। अब हमने क्या करना है, इसकी डोमेन मालूम करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन, किसकी डोमेन चाहिए हमें, ए की। तो ए की डोमेन के लिए क्या होगा हमारे पास, डोमेन मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या करना है जी, तरतीब के साथ ही लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा हिस्सा डोमेन का 1, उसके बाद उससे बड़ा हिस्सा 2, फिर उससे बड़ा हिस्सा 3, फिर उससे बड़ा हिस्सा 4। इसी तरह से ए की रेंज की बात करेंगे। रेंज का सबसे छोटा हिस्सा क्या है हमारे पास, तो ये है रेंज का सबसे छोटा हिस्सा 1, उससे बड़ा हिस्सा 2, उससे बड़ा हिस्सा 3, और उससे बड़ा हिस्सा जो है वो है 4। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन एंड रेंज आ गई है, और ये हमारा जुज़ नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। इसी तरह हम बात करते हैं जुज़ नंबर 3 की। सबसे पहले हमें रब्त ए जो है वो हमें मालूम करना होगा। सो रब्त ए के लिए हमें कहा गया है कि x जमा y जो है ये छोटा होना चाहिए 5 से, यानी कि ये 5 से बड़ा ना हो।
तो यहीं से जो है वो हमें एक्स और वाई लेना होगा, 1 2 3 4। तो इन्हीं 4 आदाद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्स वाई की कीमत हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लूँगा x1 और y2, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ x1 ही रहने देता हूँ, y कितना लूँगा, y मैं ले लेता हूँ चले पहले ना यहाँ पर y भी 1 ले लेते हैं, सॉरी x1 y1, फिर x1 रहने देते हैं, y को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2 कर देते हैं, फिर x1 रहने देते हैं, y को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 3 कर देते हैं। उसके बाद 5 से छोटा होना चाहिए, तो 1 जमा 3 4, 5 से छोटा है। अगर मैं इससे बाद अगर मैं x1 और y4 लेता हूँ तो वो 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1 जमा 4 कितना होता है 5, तो 5 से छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अब इससे बड़ी हम वैल्यू जो है वो नहीं जा सकते। 1 जमा 1 कर लिया, 1 जमा 2 कर लिया, 1 जमा 3 कर लिया, बस। अब जो है वो हम x को रखेंगे 2, ठीक है। x को मैंने रख लिया 2, अब y फिर 1 रखेंगे, फिर इसी तरह से x 2 और y को भी 2 रखेंगे। अब 2 जमा 1 3, 2 जमा 2 4, 4 से आगे नहीं जा सकते, y को अब 3 नहीं रख सकते। अब इस तरह से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, x को रखते हैं 3, y को रखते हैं 1। उसके बाद 3 और 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 3 जमा 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही वो हिस्से थे जिनको हम रख के 5 से छोटा कर सकते थे। 1 जमा 1, 1 जमा 2, 1 जमा 3, उसके बाद 2 जमा 1, 2 जमा 2, फिर 3 जमा 1। तो ये जो है ये हमारे पास रब्त ए के आ गए हैं सारे। अब अगर हमने इसकी डोमेन की बात करनी है, डोमेन ए, तो ए की डोमेन क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डोमेन के लिए जो है वो पहले हिस्से जो हैं वो सारे लिखने होंगे, और लिखने भी एक तरतीब के साथ हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ, और कोई भी हिस्सा जो है वो दोबारा दोहराया ना जाए। जैसे सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो 1 लिखेंगे डोमेन में, उसके बाद ये 1 लिख लिया, ये 1 है ये भी लिख लिया, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, ये 2 लिख लिया, उसके बाद ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से फिर ए की रेंज की अगर बात करें तो रेंज के लिए भी वही फार्मूला, सबसे छोटा हिस्सा क्या है जी, सबसे छोटा हिस्सा 1, तो 1 लिखेंगे, इससे बड़ा 2, 2 लिखेंगे, इससे बड़ा 3, ये रहा 3 इस्तेमाल हुआ है 3। तो बस ये जो है ये हमारे पास रेंज भी आ गई, इसकी डोमेन भी आ गई। जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद बात करते हैं जुज़ नंबर 4 की। इसमें हमारे पास एक्स वाई। अब इसमें भी वही बात आ गई, ए रब्त में जो है वो हमने मालूम करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें कहा क्या गया कि एक्स जमा वाई जो है अब बड़ा होना चाहिए 5 से, यानी कि ना तो वो 5 के बराबर हो और ना ही वो 5 से छोटा हो। जैसे हमें पहले कहा गया था छोटा हो 5 से, अब हमें कहा क्या गया है कि एक्स जमा वाई जो है वो बड़ा हो 5 से। तो ये जो है ये अब हमें बड़ा चाहिए 5 से, तो इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी हिस्से को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब बड़ा करने के लिए सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ x1 रखता हूँ, अगर मैंने x रखा 1 तो y में रख लेता हूँ 4, अगर तो भी ये हमारे पास 1 जमा 4 कितना होगा 5, तो 5 तो नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा कहा गया है। तो फिर x रखेंगे 2 और y रखेंगे 4, इसी तरह से x रखेंगे 3, y रखेंगे 3, x रखेंगे 3, y रखेंगे 4, फिर इसी तरह से x रखेंगे 4, y रखेंगे 2, फिर x 4, y 3, फिर x 4, y 4। तो इन सभी में आप देख सकते हैं 2 जमा 4 करेंगे 6, 3 जमा 3 करेंगे 6, 3 जमा 4 7, 4 जमा 2 6, 4 जमा 3 7, 4 जमा 4 8। तो ये सभी के सभी जो है इनको जमा करेंगे तो ये 5 से क्या होंगे, बड़े होंगे। इसके अलावा कोई भी नहीं बन सकता, यहाँ से उठा के आप देख लें कोई भी आप वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये जो वैल्यू बनती थी वो मैंने सारी यहाँ पर लिख दी हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसकी डोमेन और रेंज चाहिए। तो ए की डोमेन की अगर हम बात करें तो ए की डोमेन क्या होगी हमारे पास, ए की डोमेन में ये हमारे पास सबसे छोटा हिस्सा क्या है 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, डोमेन की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी रेंज पे। रेंज में सबसे छोटा हिस्सा कौन सा इस्तेमाल हुआ है जी, यानी कि y का, तो ये सबसे छोटा हिस्सा है 2, इससे बड़ा हिस्सा 3 और इससे बड़ा हिस्सा 4। तो ये जो है ये हमारे पास रेंज इस्तेमाल हुई है। तो ये डोमेन और रेंज जो है ये भी हमने मालूम कर ली, और रब्त ए जो है वो भी हमने मालूम। इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाने हैं। अब यहाँ पर जैसे ये हमारे पास रब्त है ना जो हमने बनाए हुए हैं,
अब यहाँ पर देखना है जो सबसे पहला रब्त है, जैसे पहला क्या है हमारे पास 1 1, तो यहाँ पर हमने ग्राफ में ना इस तरह से आपने ग्राफ बना लेना है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस। पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 पॉजिटिव है, एक्स भी और वाई भी जमा में ही है तो जमा में ही रहेगा। अब यहाँ पर है 1 1 यानी x1 y1, तो यहाँ पर जाएंगे x1 y1, तो ये यहाँ पर इस तरह से नुक्ता लगा देंगे। इसी तरह से फिर x2 y2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x3 y3 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। x4 y4 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से नुक्ते लगा देंगे तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है। इसी तरह से अगर अगले पार्ट की हम बात करें तो पहला क्या है हमारे पास x1 y4, तो x1 y4 तो ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर x2 हो गया y3 हो गया, तो x2 y3 ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर x3 y2 हो गया है तो x3 y सॉरी ये हमने गलत लगा लिए, ये हमारे पास उल्टा हो गया है। कैसे, ये हमारे पास है x4 और y1 है, तो x4 ये और y1 ऊपर की तरफ, इधर x होता है ऊपर की तरफ y होता है, तो मैंने इधर x बना के इधर y कर दिया, उल्टा हो गया। यहाँ पर आप यहाँ से चले देख लें x4 y1, तो x4 y1, फिर x3 y2, फिर ये x2 और y3 है, तो x2 y3 है तो y3 जो है वो कहाँ पर आएगा, वो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से x कितना है जी 1 और y कितना है 4, तो x 1 जाएंगे y की तरफ 4 तक जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो क्योंकि मैंने ये जो है इनकी पैमाइश नहीं की थी स्केल की मदद से, मैंने ये नहीं लगाया निशान, ये किसी का थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है किसी का कम है, तो इस वजह से थोड़े से निशान जो है वो टेढ़े लग रहे हैं। आप अगर इसको स्केल की मदद से लगाएंगे तो आपको जो है वो कोई मुश्किल इसमें नहीं होगी। उसके बाद आ जाए जुज़ नंबर 3 पे। इसमें सबसे पहले x1 y1, तो x1 y1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर x1 y2, x1 y2 यहाँ पर, x1 y3, x1 y3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x2 y1 है, x2 y1 यहाँ पर, फिर x2 y2, तो x2 y2 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x3 y1 है, x3 y1 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया। इस तरह से आगे जाएंगे x2 है y4 है, x2 y4 ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद x3 y3, x3 y3 ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर है जी x3 y4, x3 और y है जी हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद x4 y2, x4 और y है जी 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है जी x4 y3, x4 है y3 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या है जी हमारे पास x4 y4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है ये हमारे पास इसके जो है वो ग्राफ हमारे पास बन गया है। तो यही जो है ये हमने यहाँ पर बनाना था और हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं जी तफ़ाल पे। तफ़ाल क्या होता है? बेसिकली तफ़ाल जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन को उर्दू में तफ़ाल कहा जाता है। अब इसकी अगर आप तारीफ़ की बात करें तो इसकी तारीफ़ भी वैसे यहाँ पर दी गई है। एक बहुत अहम और ख़ास किस्म का रब्त एक तफ़ाल होता है, यानी कि वो एक ख़ास और अहम होता है। उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि एफ़ एक रब्त है जो ए से बी तक है, यानी एफ़ तहती सेट है ए क्रॉस बी का, और डोमेन एफ़ जो है वो बराबर होगी ए के। और इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एफ़ के किसी भी दो जोड़ों का पहला रुकन बराबर ना हो तो एफ़ को ए से बी तक का एक तफ़ाल कहा जाता है। ये इसके कुछ जो है वो आपको बताई गई है मिसाल, और इसको ये कहा गया कि ए से बी की तरफ होता है हमेशा तफ़ाल। तो इसकी जो है वो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको समझने की। हमारा जो काम है हमने इसके तफ़ाल की इकसाम की बात करनी है कि तफ़ाल होता क्या है और फिर उसके बाद उसकी इकसाम क्या होती हैं। तो तफ़ाल में हमेशा आपके पास सबसे पहले जो चीज़ है कि तफ़ाल है या नहीं है, सबसे पहले तो हम वो समझ लेते हैं कि तफ़ाल में आपके पास दो सेट होते हैं, एक सेट होता है ए, एक सेट होता है बी। जो ए सेट होता है ना इसको कहा जाता है ये बच्चा सेट है जी, और ठीक है जो बी है ना ये इसको कहा जाता है ये बाप सेट है, यानी कि ये बच्चा है और ये क्या है बाप है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ये भूलेगा नहीं। अब इसमें क्या है कि अब किसी बच्चे को बच्चा है जिसका नाम है 1, उससे पूछा गया कि तुम्हारा बाप कौन है, उसने इधर इशारा कर दिया कि भाई 2। इसी तरह से 3 से पूछा गया तुम्हारा बाप कौन है, उसने कहा जी 4। 5 से पूछा गया तुम्हारा बाप कौन है, उसने कहा जी 6।
अब 8 जो है यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी जो है वो निशान नहीं है, इसका मतलब है कि 8 के बच्चे नहीं है, या ऐसा बाप है, या इसको आप कह लें कि ऐसा आदमी है जिसका कोई भी बच्चा कोई औलाद नहीं है। तो ठीक है भाई, हम इसको मानते हैं कि ये हो सकता है। अब अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 और मैं यहाँ पर लाइन नहीं लगाता, अब 7 से पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो कहता है नहीं है कोई भी। तो अगर उसका बाप नहीं है तो वो इस दुनिया में कैसे आ गया भाई, वो इस सेट में आ कैसे गया जब उसका कोई बाप है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये फिर अब तफ़ाल नहीं है, फिर आप लिखेंगे कि ये तफ़ाल नहीं है, ये गलत हो गया, अभी 7 झूठ बोल रहा है, ये 7 गलत कह रहा है, ये गलत है, ये सेट नहीं हो सकता। यहाँ 7 जो है 5 जो है, या 7 या 5 कहे कि भाई मेरा बाप 6 है और 4 भी मेरा बाप है, वो इस तरह से दो गला कहता है। वो कहे कि भाई 6 भी मेरा बाप है और 4 भी मेरा बाप है, तो भी 1 5 के 2 बाप कैसे हो गए, तो फिर ये गलत है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब भी ये गलत है, कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक रुकन के 2 बाप हो जाएं, यानी कि एक सेट में एक रुकन ऐसा है जो कि अपने 2 बाप बता रहा है, तो वो गलत है। या एक सेट में एक रुकन ऐसा है जो ये कह रहा है कि मेरा बाप ही नहीं है, तो भी ये गलत है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा इस सूरत में कि वो तफ़ाल नहीं होगा। इसको मज़ीद हम समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखा है 2, तो मैं 2 को जो है इधर सी की तरह भी इस तरह से लगा देता हूँ। तो अब 2 कह रहा है कि मेरा बाप बी है और फिर 2 कह रहा है कि मेरा बाप सी है, तो फिर ये क्या होगा, ये गलत होगा और ये तफ़ाल नहीं होगा। लेकिन अगर सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो, जैसे C1 है, C1 से पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है, तो उसने कहा जी M1। C2 से पूछा तुम्हारा बाप कौन है, उसने कहा M1। तो C1 कह रहा है कि मेरा बाप M1 है, इधर C2 कह रहा है कि मेरा बाप M1 है। तो क्या इससे साबित हो, इसका मतलब है कि C1 और C2 दोनों भाई हैं, दोनों का बाप एक ही है। ठीक है, ये भी तफ़ाल है, इसको हम तफ़ाल कहेंगे। तो तफ़ाल किस सूरत में नहीं होगा कि अगर कोई रुकन ऐसा हो जिसने ये कहा कि अभी उसका कोई बाप नहीं है, या कोई रुकन ऐसा हो जिसने अपने 2 बाप बता दिए, तो इस सूरत हाल में वो तफ़ाल नहीं होगा। तो अगर आपको तफ़ाल की समझ आ गई है तो फिर हम इसकी इक़साम पर बात करते हैं। तो अगर तफ़ाल की समझ नहीं आई तो थोड़ा सा दोबारा वीडियो को पीछे करें और थोड़ा सा इसको दोबारा से आप जो है वो देख लें कि तफ़ाल की मैंने क्या आपको तारीफ़ बताई है। इसके लिए हमेशा जो चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ ज़रूरी है, वो ए है। ए जो है वो जो है ना तो वहाँ पर कोई ख़ाली हो, यानी कि कोई ऐसा ना हो जो कि कहे कि भाई मेरा कोई भी इधर नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, तो वो भी गलत है। या अगर कोई एक रुकन जो है वो तो अपने 2 वारिस बताने लग जाए तो भी गलत होगा, सेट एक है। बी में कुछ भी नहीं होता, बी के यानी कि उसके ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके कोई बच्चे ना हो, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करते। अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि तफ़ाल कब होता है। अब अगर आपको ये पता चल गया कि तफ़ाल कब होता है, तो अब हम तफ़ाल की इक़साम पर जाएंगे। अब तफ़ाल की इक़साम कौन कौन सी, सबसे पहले बात आ जाती है इनटू तफ़ाल। इनटू तफ़ाल क्या कहता है, अगर सेट ए से बी की जानिब होगा, हमेशा ए से बी की जानिब एफ़ ऐसा तफ़ाल हो कि एफ़ जो है वो बिलोंग करे बी से। अब इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमेशा ए ही होगा। मैंने आपको बताया कि ए को देखना है, यही फंक्शन है, यही तफ़ाल को बताएगा और इसी को आप ए भी कहेंगे। अब क्या है कि एफ़ जो है वो बी से बिलोंग करे, यानी कि बी में कम अज़ कम एक रुकन ऐसा मौजूद हो जिसका कोई बच्चा भी ना हो। क्योंकि हमने जो है वाजिब तहती सेट, ये वाजिब तहती सेट की अलामत है। जब हमने वाजिब तहती सेट की हमने बात की थी, हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, तो अगर हमने इससे एक और सेट निकाला जो कि 1 2 3 है, यानी कि कम अज़ कम एक रुकन ऐसा है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर ये वाजिब तहती सेट कहलाएगा और इसके लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। और अगर इसमें सारे अरकान ही मौजूद हैं, यानी कि अगर इसमें 4 भी मौजूद है, तो फिर ये गैर वाजिब तहती सेट होगा और इसके लिए बराबर की अलामत इस्तेमाल होती है, फिर ये अलामत इस्तेमाल नहीं होती। ये हम वाजिब और गैर वाजिब में पहले ही इसके ऊपर तफसीलन बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए से बी की जानिब एफ़ एक ऐसा तफ़ाल हो कि एफ़ जो है वो वाजिब तहती सेट हो बी का, यानी कि बी में कम अज़ कम एक रुकन ऐसा मौजूद हो जो कि ए की तरफ ना हो, यानी कि जिसका कोई भी बच्चा ना हो। ये जो है ये वाजिब तहती सेट होना चाहिए। तो इस सूरत में इस तरह के सेट को जो है वो हम इनटू तफ़ाल सेट कहेंगे। ये कौन सा सेट होगा जी, इनटू तफ़ाल।
उसके बाद आ जाते हैं जी इसके दूसरे हिस्से पे। क्या है जी, वन वन तफाल। वन वन तफाल कह सकते हैं या इसको इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। वन वन या इंजेक्टिव, दो नाम है इसके, इंजेक्टिव या वन वन। ज़्यादातर वन वन इस्तेमाल किया जाता है तो हम वन वन की बात करेंगे, इंजेक्टिव भी आप कह सकते हैं। अगर एक तफ़ाल f जो कि a से b की जानिब इस तरह हो कि उसके किसी भी दो मुतरतब जोड़ों के दूसरे अरकान एक जैसे ना हो तो इसे इंजेक्टिव तफ़ाल कहा जाता है। अब एक जैसे ना हो का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक और सेट लिख देता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ 3, और 3 से मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा बाप कौन है, तो वो कह दे कि जी मेरा बाप है b। तो इस सिचुएशन में हमें ये तो पता चल गया कि 2 और 3 ये दोनों भाई हैं आपस में, इन दोनों का बाप एक ही है बी। लेकिन अभी ये वन वन नहीं होगा क्योंकि दो रुकन का जो है दूसरे सेट में एक ही रुकन है। यानी कि जब हम इससे जब हम बनाएंगे ना जिसको हम सुनाई रब्त कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में बाइनरी रिलेशन जो है वो रिलेशन जहन में आ जाता है। तो उर्दू में नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो सुनाई रब्त उसको कहा जाता है। तो जब हम इसके रब्त बनाएंगे ना तो रब्त में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1a, फिर लिखेंगे 2b, फिर लिखेंगे 3b। तो यहाँ पर 2b के साथ 3b का भी एक और रब्त इसमें शामिल होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि रेंज में जो है, अगर रेंज में कोई भी एक हरफ 2 या इससे ज़्यादा बार इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वो वन वन नहीं होगा। तो रेंज में कोई भी हरफ दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि अगर एक तफ़ाल f जो कि a से b की जानिब इस तरह हो कि उसके किसी भी दो मुतरतब जोड़ों के दूसरे अरकान एक जैसे ना हो, यानी कि दो मुतरतब जोड़े हैं ना, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, और इसके जो दूसरे अरकान हैं ये एक जैसे ना हो, यानी कि उसकी रेंज जो है वो एक जैसी ना हो। ये यहाँ से यहाँ पर एक जोड़ा बना और यहाँ से यहाँ तक भी एक जोड़ा बना, तो ये दो मुतरतब जोड़े हैं और इन दोनों के जो दूसरे अरकान हैं वो एक जैसे ना हो। वही बात यहाँ पर की कि दो मुतरतब जोड़ों के दूसरे अरकान एक जैसे ना हो तो वो क्या होगा, इंजेक्टिव तफ़ाल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर ये 3 ना हो, यहाँ पर 3 को आप जो है यहाँ से हटा के आप जो है इसको सी की तरफ ले जाएंगे तो भी ये जो है ये वन वन तफ़ाल कहलाएगा। लेकिन इसे थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यही मिसाल जो है ये इनटू तफ़ाल के लिए, यही मिसाल यहाँ पर वन वन तफ़ाल के लिए भी सेट हो रही है। लेकिन इनटू तफ़ाल क्या कहता है कि इनटू तफ़ाल ये कहता है कि यहाँ पर जो है मतलब कि अगर हम ये वाली सूरत अगर बना देंगे ना, जैसे मैं आपको यहाँ पर इसको मैं अरेज करता हूँ यहाँ से, इनटू तफ़ाल के मुताबिक कम अज़ कम एक रुकन खाली होना चाहिए जिसका कोई बेटा ना हो, एक रुकन का कोई बेटा ना हो। अगर मैं यहाँ पर 3 बना के इधर ले जाता हूँ, ये वन वन तफ़ाल तो नहीं है लेकिन इनटू तफ़ाल की डेफिनेशन ये पूरी कर रहा है। इनटू तफ़ाल ने क्या कहा कि कम अज़ कम एक रुकन ऐसा हो जिसका कोई बेटा ना हो, सिर्फ उसकी ये शर्त है। तो कम अज़ कम एक रुकन है ना जिसका कोई बेटा नहीं है, तो ये इनटू तफ़ाल की शर्त तो पूरी करेगा। इसको आप इनटू तफ़ाल में लिख सकते हैं लेकिन वन वन में नहीं लिख सकते। ये तो आपके वन वन में आ रहा है, लेकिन अगर आप ये सूरत हाल बना देंगे तो ये इनटू में तो जा रहा है लेकिन ये वन वन में नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको इनटू और वन वन की समझ आ गई होगी कि इनटू क्या कहता है कि कम अज़ कम एक रुकन ऐसा हो जिसका कोई बच्चा ना हो। वन वन कहता है कि कोई भी दो अरकान, यानी कि इधर कोई भी दो भाई नहीं होने चाहिए, बस आप ये कह लें कि एक बच्चा और एक बाप हो। बाप ज़्यादा भी हो सकते हैं यानी कि अलग, यानी कि सी है उसको कोई बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, डी लिख दें उसका भी कोई बच्चा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि कोई भी जो है वो आप इसको ऐसे कह लें कि कोई भी अगर एक बच्चा है यानी कि दो बच्चों का एक बाप ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 को जो मैं बी की तरफ लेके गया हूँ, तो अगर मैं इस 3 को इसी सी की तरफ ही ले आऊँ, तो ये मैं इसको ले आया जी सी की तरफ, ये इधर मैंने इसको एरो लगा दी, तो क्या अब ये वन वन होगा? जी बिल्कुल अब ये वन वन होगा, क्योंकि वन वन की शर्त ये है कि एक बाप के दो बच्चे ना हों। तो सी का एक है, बी का एक है, ए का एक है, तो वन वन की अब ये शर्त पूरी कर रहा है, लेकिन अब ये इनटू में नहीं जाएगा। तो ये है इनटू और वन वन का फ़र्क। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे जाते हैं जी ऑन टू तफ़ाल पर। अब ऑन टू तफ़ाल क्या कहता है, अगर एक तफ़ाल ऐसा हो कि रेंज f बराबर b हो, यानी सेट b का हर रुकन सेट a के अरकान की तस्वीर हो, तो तफ़ाल f को ऑन टू तफ़ाल या सब्जेक्टिव तफ़ाल कहेंगे। अब इसमें यह कह रहा है कि b जो है, b यानी कि जो बाप हैं जितने भी, कम अज़ कम उनका एक बच्चा होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 2 3 ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम अज़ कम क्या है कि एक बच्चा होना चाहिए। यहाँ पर इस सूरत में क्या था कि एक बाप हो जिसका कोई बच्चा
ना हो। इसमें कहा था कि एक बाप के एक से ज़्यादा बच्चे ना हो। कोई बाप है जिसका बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे ना हो। इसमें क्या कह रहा है कि कोई ऐसा बाप ना हो जिसका कोई बच्चा ना हो, बस ये शर्त है इसकी। यानी कि अगर M1 के 2 बच्चे हैं, C1 C2 ठीक है, M2 के कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ M3, अब जो मैंने M3 लिखा है, ये M3 जो है ये इन टू की शर्त तो पूरी कर रहा है। इन टू ने क्या कहा था कि कम अज़ कम एक बाप हो जिसका कोई बच्चा ना हो, तो M3 जो है ये ठीक है भी, एक बाप है जिसका कोई बच्चा नहीं है, तो ये इन टू तो बन गया। लेकिन 1-1 ने कहा था कि किसी भी बाप के 2 बच्चे ना हो, तो इस बाप के 2 बच्चे हैं, तो ये 1-1 को नहीं कर रहा। ऑन टू ने क्या कहा कि कोई ऐसा बाप ना हो कि जिसका कोई बच्चा ना हो, तो उसको भी पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि M3 एक ऐसा बाप है जिसका कोई बच्चा नहीं है, तो फिर ये ऑन टू को भी पूरा नहीं करेगा। तो ऑन टू की शर्त क्या है कि कम अज़ कम हर बाप का कम अज़ कम एक बच्चा होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं, कम अज़ कम एक होना चाहिए। तो ये किसकी शर्त है, ये ऑन टू तफ़ाल की शर्त है। तो इस तरह के सेट को, इस तरह के तफ़ाल को हम कहेंगे ऑन टू तफ़ाल। उसके बाद आखिरी है जी 1-1 और ऑन टू। अब 1-1 और ऑन टू क्या कहते हैं, यानी कि उसमें 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1-1 ने क्या कहा कि एक से ज़्यादा बच्चे ना हो किसी भी बाप के, यही शर्त है ना कि ज़्यादा मतलब इमेज ना बने, तो एक से ज़्यादा बच्चे ना हो किसी बाप के। ऑन टू कहता है कि कोई ऐसा बाप ना हो कि जिसके बच्चे ना हो। यानी कि ये जो मैंने एक सिचुएशन बनाई है, इस सिचुएशन में ये क्या होगा, अब ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है कि एक बाप का एक बच्चा, एक बाप का एक बच्चा, एक बाप का एक बच्चा, और ये कह रहा है कि कोई ऐसा बाप ना हो जिसका कोई बेटा ना हो। तो ठीक है भाई, ये जो सी है इसका भी हमने एक बेटा बना दिया ना, 3 मैंने समझाने के लिए बनाया था। वैसे अगर आप ये बना देंगे तो अब ये कौन सा तफ़ाल होगा, ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। इसको आप बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, इसी तरह से इसको भी आप सरजेक्टिव तफ़ाल कह सकते हैं, ये इनके दूसरे नाम है अगर आप करना चाहें तो, या MCQs में आ सकता है तो उस हिसाब से। तो ये होती है 1-1 और ऑन टू की। अब इसको बिल्कुल आसानी के साथ मैं एक बार सभी का जो है वो खुलासा मैं आपको बताना चाहूँगा। इनटू तफ़ाल एक बाप हो जिसका कोई बच्चा ना हो कम अज़ कम। 1-1 तफ़ाल किसी बाप के 2 या इससे ज़्यादा बच्चे ना हो, सिर्फ एक होना चाहिए। कोई बाप ऐसा हो जिसका कोई बेटा नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ऑन टू तफ़ाल हर बाप का कोई ना कोई बच्चा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने हो कोई बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम होना चाहिए। 1-1 और ऑन टू तफ़ाल इसमें क्या है कि हर बाप का एक बच्चा हो, हर बाप का एक बच्चा, बस इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो। या कोई ऐसा बाप ना हो कि जिसका कोई बेटा नहीं है, और ना ही किसी बाप के 2 बेटे हों, एक बाप का एक बेटा हो। तो इसको 1-1 और ऑन टू तफ़ाल या बाइजेक्टिव तफ़ाल कहेंगे। सो ये हैं जी 4 आपके पास तफ़ाल, जिनकी मदद से आप जो है सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसको मैं ज़्यादा तफसील में ले गया, उसकी वजह ये है कि जब तक आप इसकी तफसील के साथ आप समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको कर नहीं सकते, और बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये गारंटी है। और जब तक आप इसकी तफसील में नहीं जाएंगे आप इसको बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये आपकी 9वीं क्लास में पहले था भी नहीं, ये अब शामिल किया गया है, और 10वीं 11वीं 12वीं तीनों में ही आगे है। अभी तो है, अब दोबारा सिलेबस चेंज हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि अब उनमें से किसी में से निकाल दियो, तो ये आपको बार बार तंग करेगा, बार बार आएगा। तो इसलिए मैंने इतनी तफसील के साथ बताया कि आपको इन तफ़ाल के बारे में कोई भी जो है वो मसला पेश ना आए। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्ज झेल में से कौन सी अशकाल तफ़ाल को ज़ाहिर करती हैं और किस किस्म के हैं। तो सबसे पहले क्या बताना है कि अशकाल जो है वो तफ़ाल को ज़ाहिर करती भी है या नहीं करती। तो अगर ज़ाहिर करती है तो वो किस किस्म का तफ़ाल है, तो ये बताना। सबसे पहली शक्ल क्या है जी, एक से पूछा कि तुम्हारा कौन सा बाप, उसने कहा ए भी मेरा बाप है, बी भी मेरा बाप है। तो भाई एक जो है ये तो कोई गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तफ़ाल नहीं है, एक झूठ बोल रहा है, या एक जो है वो 2 नंबर ही कर रहा है। हम इसको नहीं जानते, बस हम कहेंगे कि ये तफ़ाल नहीं है, बस बात खत्म। हमें ये नहीं पता, अभी एक ने जब झूठ ही बोल दिया है, उसने कह दिया कि मेरे 2 बाप हैं, तो हम इसको कैसे कह दें, बस ये तफ़ाल ही नहीं है। आगे चलते हैं जी। अब ये देखें ये कौन सा तफ़ाल है, एक का एक बाप, बी का एक बाप, सी का एक बाप। तो वही बात जो अभी हमने यहाँ पर की 1-1 और ऑन टू तफ़ाल में, कि क्या हो कि वो 1-1 पर भी पूरा उतरे, यानी कि 1-1 ने जो कहा कि उसके एक से ज़्यादा बच्चे ना हो, और ऑन टू ने कहा कोई बाप ऐसा ना हो जिसका कोई बच्चा ना हो। तो दोनों शर्तें इसने पूरी की कि एक से ज़्यादा इसके बच्चे भी नहीं है, और कोई बाप ऐसा भी नहीं जिसका कोई बच्चा ना हो। तो ये दोनों ही शर्तें पूरी कर रहा है, तो इसको आप 1-1
और ऑन टू तफ़ाल कहेंगे, 1 1 और ऑन टू, या इसके अलावा जो दूसरा इसका नाम है ये बाइजेक्टिव, तो आप इसको या बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं या 1 1 और ऑन टू तफ़ाल इसको कहेंगे। उसके बाद तीसरा है जी वही बात आगे सेम, 1 1 भी है, 1 1 ऐसे कि एक बाप का, 1 1 का मतलब है एक बाप का एक बेटा, 1 1 से ही ये पता चल रहा है एक बाप का एक बेटा। और ऑन टू क्या कहता है कि कोई बाप ऐसा ना हो जिसकी कोई औलाद नहीं है, तो दोनों ही शर्तें पूरी कर रहा है, तो यही वही आ गया फिर 1 1 और ऑन टू। उसके बाद ये है जी हमारे पास, अब अगर हम इसको कहेंगे कि ये 1 1 है, 1 1 क्या कहता है कि एक बाप के ज़्यादा बच्चे ना हो, तो एक ऐसा बाप है जिसके कितने बच्चे हैं जी, 2 बच्चे हैं, तो ये 1 1 तो नहीं है। अगर हम कहेंगे ये ऑन टू है, तो ऑन टू ने क्या कहा कि ऑन टू कहता है कि कोई ऐसा बाप ना हो जिसका कोई बेटा नहीं है, तो वाई का भी कोई बेटा नहीं है, तो ये फिर ऑन टू भी नहीं है, कम से कम वाई का एक बेटा होना चाहिए, तो नहीं है, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं है। और 1 1 ऑन टू दोनों की अगर शर्तें पूरी नहीं की तो ये 1 1 ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। जब एक इन दोनों में से अगर कोई एक भी शर्त रह गई तो 1 1 ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। ये जिसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता अगर इन दोनों में से कोई एक भी शर्त रहेगी, तो ये तो दोनों को ही नहीं पूरा कर रहा, तो ना तो ये 1 1 है, ना तो ये ऑन टू है, और ना तो ये बाइजेक्टिव यानी 1 1 और ऑन टू है। तो फिर ये कौन सा तफ़ाल है, तो फिर ये हमारे पास ये वाला तफ़ाल है जिसको हम शुरू पे कह के गए थे इन टू तफ़ाल। इन टू तफ़ाल क्या कहता है कि ये जो है ये इसका वाजिब तहती सेट होना चाहिए, यानी कि कम अज़ कम एक बाप ऐसा हो जिसकी औलाद नहीं है। तो यहाँ पर एक बाप वाई मौजूद है जिसकी कोई औलाद नहीं है, तो इसको जो है वो हम कहेंगे इन टू तफ़ाल। तो ये हमारे पास इन टू तफ़ाल कहलाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई हो। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 3, अगर जी ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2 और एच ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर जमा 1 हो तो दर्ज झेल मालूम करें। तो जो नंबर 1 है इसका जी ऑफ 0, अगर जी की बात करेंगे तो जी हम उठाएंगे जी वाली वैल्यू, अगर एच की बात करेगा तो हम एच वाली वैल्यू को उठा लेंगे। अभी जी की बात किया तो जी वाली वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पर लिखते हैं, जी ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब x की जगह लिखना है 0, जो कीमत यहाँ पर होगी, x की जगह क्या है 0 है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 लिख दें। तो ये हमारे पास 3 को 0 से ज़रब करेंगे, 0 जमा 2, तो 0 जमा 2 कितना होता है 2, तो जी ऑफ 0 का जवाब क्या है हमारे पास 2, ये इसका आंसर है। इसी तरह से जी ऑफ -3, तो जी की बात किया तो जी वाली वैल्यू उठाएंगे, जी ऑफ एक्स बराबर क्या है 3x जमा 2, ये कीमतें हमें यहाँ पर दी हुई हैं जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स की। एक्स की जगह रखेंगे -3 बराबर में हमारे पास 3 × -3 जमा आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास 3 को -3 से ज़रब करेंगे तो -9 जमा 2, -9 जमा 2 करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो ये किसकी कीमत है हमारे पास जी ऑफ -3 की। इसी तरह से एच ऑफ 1, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ होगी, ये जुज़ नंबर 4 है और ये है जुज़ नंबर 3, ये मेरे ख्याल में आगे पीछे हो गए हैं, पहले जी वाले हैं फिर एच वाले हैं, तो ये इनको आप सही कर लेंगे। ये जुज़ 3 है, ये जुज़ 4 है, तो ये जुज़ नंबर 3 है जी, जी ऑफ 2/3, तो जी की कीमत क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2, तो जी ऑफ कीमत क्या आ गई 2/3, और बराबर में हमारे पास 3 और अंदर आ जाएगा एक्स की कीमत 2/3 जमा में 2, तो 3 से 3 कट गया, ये हमारे पास जी 2/3 बराबर आ जाएगा ये 2 जमा 2, 2 जमा 2 कितना होता है जी, ये हमारे पास होता है 4, तो 4 जो है ये इसका जवाब है, जी ऑफ 2/3 के जो है हमारे पास कीमत आ गई है। इसी तरह से एच ऑफ 1 है, तो अब एच वाली कीमत उठाएंगे, एच वाली कीमत क्या है, एच ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जमा 1, तो यहाँ पर क्योंकि अब हमने एच की कीमत उठाई है, एक्स क्या रखेंगे 1, तो x 1 रखा, इधर भी x की जगह 1 रखें और जमा 1, तो 1 की पावर 2, 1 जमा 1, 1 जमा 1 कितना होता है 2, तो ये किसका जवाब आया हमारे पास h ऑफ 1 का। इसी तरह से इसका जुज़ नंबर 5 है, h ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर जमा 1, अब x की जगह रखेंगे -4, इधर भी x की जगह -4 रखेंगे जमा में 1, तो -4 है, -4 की पावर है 2, तो 4 की पावर 2 16, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, माइनस की पावर 2 है तो क्योंकि जुफ्त है तो ये जमा हो जाएगा, और जमा में 1, तो 16 जमा 1 ये कितना हो जाएगा 17,
तो ये किसकी कीमत है जी, एच ऑफ -4 की। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से आखिरी है हमारे पास जुज़ नंबर 6, एच की एच ऑफ -1/2 -1/2। तो एच ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर जमा 1 के। ये हमारे पास दिया हुआ है, एक्स की जगह पुट कर दें जी 1/2। तो यहाँ पर भी -1/2 का स्क्वायर जमा 1। तो माइनस पावर वो जमा हो जाएगी, हमें पता है, ये आ जाएगा 1/4 जमा 1। तो ये आ जाएगा 4, और ये 4 तरफ 1 4 जमा 1 5। तो ये 5/4 आ जाएगा, एच ऑफ -1/2। तो ये जो है ये इसका जवाब है। तो इस तरह से जो है ये सवाल बहुत आसान है। अगर इस तरह कोई सवाल आपके पास आएगा भी तो मेरे ख्याल में एमसीक्यूज़ में ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, ये एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन। तो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी जमा 1। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन है, तफ़ाल है। जैसे हमने पहले जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स की बात की, तो ये तफ़ाल को ही बेसिकली कहा जाता है। जबकि ए और बी मुस्तकिल आदात है। अब मुस्तकिल आदात किसको कहते हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट से मुराद जैसे ये हमारे पास 17 है, 5/4 है, 2 है, यानी कि रियाजी के जो हिस्से हैं जितने भी हैं ये सारे इनको कांस्टेंट नंबर कहा जाता है। अगर इसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए तो फिर वो जो है वो मसावात बन जाता है, फिर वो कांस्टेंट नंबर नहीं रहता, उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे ये 3x है तो ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट नहीं है। इस तरह से अगर कोई कीमत आ जाए, 3a आ जाए, 5a आ जाए, इस तरह से कोई भी अगर आ जाए तो वो जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता, मुस्तकिल नहीं होता। तो ये जो है ये ए और बी जो हमें बताया गया है, कह रहे हैं कि ए और बी जो है यहाँ पर ये जो ए है और जो बी है, ए और बी की जगह पर जो नंबर आएगा वो एक कांस्टेंट होगा। तो वो नंबर जो है वो हमने मालूम करना है। उसके लिए हमें दिया गया है कि एफ़ ऑफ 3 दिया गया है 8 है, और एफ़ ऑफ 16 जो है वो कितना है जी 14। तो ठीक है जी, हमारे पास जो कीमत हमें दी गई है, सबसे पहले एफ़ ऑफ एक्स दिया गया है हमें। एफ़ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी जमा 1। 2 बार इसको लिख लेते हैं। एफ़ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी जमा 1। अब एफ ऑफ किसकी कीमत दी गई है, एफ ऑफ 3 की। तो पहले हम यहाँ पर 3 ही दर्ज कर लेते हैं, एफ ऑफ 3। अब 3 यहाँ दर्ज किया तो इधर भी एक्स की जगह पर 3 दर्ज करेंगे, और जमा में बी जमा 1। तो एफ ऑफ 3 की कीमत जो है वो हमारे पास मौजूद है। एफ ऑफ 3 की कीमत क्या है, 8। तो इसकी जगह रखेंगे 8। ये जो एक जमा है इधर आके क्या होगा, माइनस, और बराबर में आ जाएगा 3 ज़रब ए, 3a, और जमा में बी। तो 8 - 1 करेंगे 7 बराबर 3a जमा बी। इसी तरह से यहाँ पर एफ ऑफ क्या है 6। तो यहाँ पर एक्स की जगह 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, बराबर में ए और एक्स की जगह 6 जमा बी जमा 1। एफ ऑफ 6 की कीमत हमारे पास क्या है 14। ये एक जमा है, इधर आके माइनस, ये हो जाएगा 6a जमा बी। तो 14 - 1 कितना होता है 13 बराबर 6a जमा बी। तो ये हमारे पास दो मसावातें जो है वो हमारे पास बन गई हैं। एक 7 बराबर 3a जमा बी, और 13 बराबर 6a जमा बी। इनको दोबारा लिख लेते हैं जी। 7 बराबर 3a जमा बी, और 13 बराबर 6a जमा बी। इनको नाम दे देते हैं, ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है। अब इसमें आप देखें तो या तो ए या बी, इनमें से किसी एक को भी आपने जो है वो बराबर करना होता है, किसी भी एक के अददी सर को। तो इसका अददी सर कितना है 1, इसका अददी सर कितना है 1। तो बी का पहले ही अददी सर बराबर है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। तो ये हमारे पास 7 बराबर 3a जमा बी, और ये हमारे पास 13 बराबर 6a जमा बी है। तफरीक करेंगे, सबका जो जो अलामतें हैं सबकी वो सारी तब्दील हो जाएंगी। ये बी जो है ये इस बी से कट जाएगा, 7 में से 13 जो है वो माइनस करें तो कितना जवाब आएगा, ये हमारे पास माइनस का 6, और 3a में से -6a करेंगे तो -3a आ जाएगा। -3 ज़रब है, -6 के साथ आके तकसीम हो जाएगा, बराबर में a, माइनस से माइनस कट गया, 6 को 3 पर तकसीम करेंगे तो 2। a की कीमत जो है 2 ये हमारे पास आ गई है। हमें किसकी कहा गया है, a एंड b की, a b दोनों की कही गई है। तो a की कीमत को चाहे आप मसावात 1 में दर्ज कर दें, चाहे आप मसावात 2 में दर्ज कर दें। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ a बराबर 2 मसावात 1 में दर्ज करने से। तो ये हमारे पास मसावात 1 क्या है जी, 7 बराबर 3a जमा बी। 7 बराबर 3a की कीमत क्या है 2, और जमा में आ जाएगा b। तो 7 बराबर 3 ज़रब 2 6 जमा बी, 6 जमा इधर आके हो जाएगा माइनस, बराबर में b।
तो बी बराबर 7 माइनस 6 करेंगे तो 1। तो बी की जो हमारे पास जवाब आया, जो आंसर आया, इसकी कीमत जो है वो हमारे पास है 1। यही हमें कीमतें दो मालूम करने का कहा गया था। ए और बी की दोनों हमने मालूम कर दी हैं। सवाल नंबर जो हमारा 4 है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5, फ़र्ज़ करें जी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी जमा 5, और जबकि ए और बी जो है मुस्तकिल अदाद हैं। अगर जी ऑफ -1, जी ऑफ -1 है ये, अगर ये बराबर हो 0 के हो, और जी ऑफ 2 बराबर हो 10 हो, तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। तो वही पिछले सवाल की तरह आ गया ये भी हमारे पास। तो जी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी जमा 5, दो बार लिखेंगे क्योंकि दो कीमतें हैं हमारे पास। जी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स जमा बी जमा 5। तो सबसे पहले क्या है, जी ऑफ -1। तो जी ऑफ -1 बराबर ए ऑफ -1। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -1 दर्ज करेंगे। जी ऑफ -1 की कीमत हमारे पास 0 मौजूद है। ए ज़रब -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -a जमा बी जमा 5। ए और बी को इधर ले आए तो ये a माइनस बी बराबर 5 हो जाएगा। इसको मसावात 1 का नाम दे के यहाँ पर रोक देते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरी कीमत क्या है, जी ऑफ 2। तो जी ऑफ 2 एक्स की जगह, यहाँ पर भी एक्स की जगह 2 रखेंगे, जमा बी जमा 5। तो जी ऑफ 2 की कीमत कितनी है, 10। ये 5 जमा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, ए ज़रब 2 करेंगे तो 2a जमा बी। तो ये हो जाएगा 2a जमा बी। 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 5। तो इसको कह देंगे कि ये है मसावात नंबर 2। अब इन दोनों में देख सकते हैं आप, बी और बी का जो अददी सर है वो 1 है, बराबर है। तो इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। a माइनस बी बराबर 5, और दूसरी क्या है, 2a जमा बी बराबर 5। सॉरी, इसको माइनस नहीं, हम जमा कर सकते हैं। अगर माइनस करेंगे ना तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, फिर 5 5 कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे। तो इसलिए माइनस नहीं करेंगे, इनको सिर्फ हम जो है वो जमा करेंगे। तो जमा करेंगे, a जमा 2a करेंगे तो 3a हो जाएगा। बी जमा माइनस बी जमा बी करेंगे तो ये कट जाएगा, और बराबर में 5 जमा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। सॉरी 10। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 10/3, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। और इसी तरह से हमें बी का जवाब चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक मसावात इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मसावात नंबर 1 को इस्तेमाल करने लगा हूँ। a माइनस बी बराबर 5 है। ए की कीमत कितनी है, 10/3। तो 10/3 माइनस बी बराबर 5। तो माइनस बी बराबर 5 माइनस 10/3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ज़रब 3 15, 15 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो बी बराबर 5/3। 5/3 इसका जवाब आ गया। ये जो माइनस था ये माइनस इधर इसके साथ लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा -5/3। तो ए का जवाब है 10/3, बी का जवाब है -5/3। बाकी अगर आपको इसमें से कोई मसला हो, कोई थोड़ी सी मुश्किल हो, जैसे ये माइनस बी है ना, तो माइनस बी को इधर ले जाएंगे, ये जमा हो जाएगा, इस 5 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा। 10/3 माइनस 5 आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, आपको जवाब जो है वो आसानी से मिल जाएगा। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 10/3 और इसके साथ माइनस करेंगे 5, तो ये आप देख सकते हैं -5/3 जो है ये इसका जवाब आ गया है। तो ये आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। बाकी जो है ये हमारा सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 6, फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स बराबर 5x जमा 2, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर 32, ये 32 है, हो तो एक्स की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जी। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 5x जमा 2, और हमें कीमत दी हुई है एफ ऑफ एक्स की, कितनी कीमत दी हुई है, 32। बुक में आप देख लें 32 दी हुई है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हो गई लिखने लगे। खैर वो जगह कम थी, इधर से लिखते हैं ना, तो इसलिए फिर वो आगे आइडिया नहीं हो पाता कितनी जगह लगेगी। खैर ये 32 है। अब एफ ऑफ एक्स की कीमत 32 जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे 32, बराबर में आ जाएगा 5x जमा 2। 2 जमा इधर आके क्या होगा, माइनस, बराबर में आ जाएगा 5x। तो 32 माइनस 2 30 बराबर 5x। 5 ज़रब है, 30 से तकसीम कर देंगे, बराबर आ जाएगा x। 30 को 5 पे तकसीम करें तो क्या जवाब आएगा, 6। तो x की कीमत मालूम करनी थी, x की कीमत हमारे पास आ गया। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये जी हमारे पास सवाल नंबर 7, फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स बराबर है सी एक्स स्क्वायर जमा डी, जबकि सी और डी जो है वो मुस्तकिल आदाद हैं।
ये बिल्कुल सवाल नंबर 4 और 5 की तरह ही है, सिर्फ इसमें क्या है कि ए बी की जगह सी डी दिया हुआ है, बस वही फ़र्क है, ए की जगह सी और बी की जगह डी है। अगर एफ ऑफ 1 जो है वो बराबर हो 6 और एफ ऑफ -2 जो है वो बराबर हो 10 हो तो सी और डी की कीमतें मालूम करें। तो वही बात आ गई, एफ ऑफ एक्स रखेंगे बराबर है सी एक्स स्क्र जमा डी, और इधर भी एफ ऑफ एक्स रखेंगे बराबर है सी एक्स स्क्र जमा डी। अब एफ ऑफ क्या है पहले एफ ऑफ 1 है, सॉरी एफ ऑफ 1 है ना, तो एफ ऑफ 1 लिखेंगे, एक्स की जगह क्या है 1, तो इधर भी एक्स की जगह 1 लिखें और जमा में डी। तो ये एफ ऑफ 1 की कीमत कितनी है 6, ये सी एक की पावर एक की पावर 2 करेंगे तो एक ही रहेगा, एक ज़रब सी तो सी रहेगा, जमा में आ गया डी। तो इसको मसावात एक का नाम दे देंगे या सी जमा डी बराबर 6 कर देंगे, इसको मसावात एक का नाम दे देंगे, एक ही बात है। इधर जो है एफ ऑफ -2 करेंगे बराबर में सी इंटू -2 का स्केयर और जमा में डी। तो एफ ऑफ -2 की कीमत हमारे पास है 10 बराबर में सी इंटू -2 का स्केयर, यानी कि -2 की पावर कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 4 जमा का, क्योंकि पावर क्या है जुफ्त है, और जमा में डी। तो 4 ज़रब सी करेंगे तो ये 4 सी और जमा में डी बराबर 10, इसको जो है वो आप मसावात 2 का नाम दे दें। तो मसावात 1 और 2 आ गई है। देखते हैं जी किसका अददी सर बराबर है, तो डी का अददी सर 1, इधर भी डी का अददी सर 1 है, तो डी का अददी सर बराबर है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों जमा है तो हम इनको करेंगे माइनस। तो सी जमा डी बराबर 6 और 4 सी जमा डी बराबर है 10, माइनस करेंगे दोनों को, तो ये सभी के साथ माइनस लगेगा, डी जो है ये डी के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा सी -4 सी कितना हो जाएगा, ये -3 सी, और 6 -10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4, तो सी बराबर -4 बटा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, सी बराबर 4/3 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें चाहिए बाकी डी की कीमत, तो डी की कीमत के लिए यही मसावात इस्तेमाल करेंगे, सी जमा डी बराबर 6, मसावात नंबर 1। इसको जो है वो लिख दें यहाँ पर कि ये हमारे पास जवाब है। तो ये हमारे पास है जी सी जमा डी बराबर 6, सी की कीमत 4/3 जमा डी बराबर 6, तो 4/3 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, जमा है माइनस हो जाएगा, -4/3, तो डी बराबर 6 -4/3 करें, 6 ज़रब 3 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14, तो 14/3 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप फिर जो है वो कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डी की कीमत आ गई है 14/3, तो सी और डी दोनों की कीमतें हमारे पास आ गई हैं, और हमारा सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारी जो मश्क है आज की 3.3 वो हमने मुकम्मल कर लिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली मश्क के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।